नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक गांव लगता है चक्रपानपुर। दरअसल जब आप लोग मैप पे इस नाम को डालेंगे तो वहाँ आपको ये नाम पता चल जाएगा। मैप के जरिए आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप अगर गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे चक्रपानपुर मध्य प्रदेश तो आपको वहाँ दिखा देगा। शायद हो सकता है कि आप लोग अगर सही से लिखें तो फिर वहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ भी मिल सकती है, जिस न्यूज़ का मैं जिक्र करने वाला हूँ। दरअसल चक्रपानपुर में एक व्यक्ति होते हैं जो सुबह-सुबह लगभग 5 बजे के टाइम टहल रहे होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के करीब होगी। और वो रास्ते पे टहलते हुए जब जा रहे थे तो फिर उनको रोड के किनारे कुछ चीज़ ऐसी दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु वहाँ पर फेंकी गई हो। और जो वो व्यक्ति होते हैं उस चीज़ के पास पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ देखते हैं, देख कर के वो घबरा से जाते हैं। दरअसल वहाँ पे वो कोई वस्तु नहीं होती है, बल्कि किसी व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और इसका जो सिर वगैरह था वो फटा हुआ था। अब जैसे वो इस चीज़ को देखते हैं, इस बॉडी को देखते हैं, तो फिर उन्होंने आग इधर और उधर दोनों तरफ देखा तो कुछ लोग आते-जाते दिखाई देते हैं। फिर वो ज़ोर से शोर मचाते हैं। मचाते ही जो आस-पास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर। और जैसे ही इकट्ठा होते हैं तो फिर वहाँ पर लोगों का जब जमावड़ा जब शुरू होता है तो ऐसे देखते-देखते वहाँ जो भीड़ों की तादाद है वो बढ़ती जाती है। उसी में से किसी भी एक व्यक्ति ने नज़दीकी जो चक्रपाणपुर जो थाना है, उस थाने में फ़ोन करते हैं। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम राजेश पाठक जी होता है, वो अपने टीम के साथ मौके पर पहुँचते हैं। और जैसे ही उस बॉडी को देखते हैं, देख कर के कपड़े को जब खोला जाता है तो देखा जाता है कि इस व्यक्ति को बड़ा ही बुरी तरीके से मारा गया है। अब बॉडी को वो कब्जे में लेते हैं और लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, फिर उन लोगों से पुलिस जो राजेश पाठक जी होते हैं, वो पूछते हैं कि आप लोग इस व्यक्ति को जानते हैं? तो जो लोग होते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि नहीं, इस बारे में किसी को नहीं पता है कि आखिर ये है कौन और ये कहाँ का आया है। लग रहा है कोई बाहरी व्यक्ति है, अब इसको कभी हम लोग इधर देखे नहीं। अब जैसे ही राजेश पाठक जी इस बात को सुनते हैं तो फिर वो सोचने लगते हैं कि लग रहा है कि इसकी बॉडी को किसी ने ला करके यहाँ पर फेंक दिया है। दरअसल देखने से भी यही लग रहा था कि अगर उस व्यक्ति को अगर वहाँ पे मारा गया रहता तो फिर उस वहाँ पर खून होते और भी चीज़ें होती जो वहाँ पर एविडेंस के तौर पे मिल सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को डंप किया गया है, ला करके फेंका गया है। जैसा कि अभी एक हाल ही में अभी 4 या 5 दिन पहले की ये बात है। एक इटावा के पास एक केस आया था एक लड़की का, जहाँ पर बॉडी को डंप किया गया था। दरअसल इसकी कहानी मैंने आप लोगों को सुना रखी है। अब इसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दरअसल उसमें मारने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि घर के बगल का ही एक पड़ोसी होता है, जो उस लड़की के पीछे पड़ा होता है। उस कहानी में मैंने एक ज़िक्र नाम किया है महेंद्र का, जिससे उस लड़की का अफ़ेयर पहले से चल रहा होता है। लेकिन इस बात की जानकारी उस लड़की की माँ को नहीं होती है, और उसी व्यक्ति ने बदला लेने के लिए उस लड़की को मार दिया था। शायद वो उसकी इच्छा नहीं पूरी कर पा रही थी। हालाँकि जो व्यक्ति होता है वो शादीशुदा होता है, लेकिन फिर भी शादी के लिए दबाव बनाता है। इस कहानी को मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा कल, यानी इस कहानी के लगभग तीसरी या चौथी कहानी होने वाली है, जो कि आप लोग सुन सकते हैं। यानी कि 155 या 57 नंबर की वो कहानी होगी। आप उस कहानी सुनिएगा, उसमें पूरे अच्छे तरीके से मैं उस घटना का ज़िक्र करूँगा कि आखिर कौन था और कहाँ पे क्या घटना है वो। आते हैं इस घटना पे। दरअसल जो पुलिस है अब उसकी जाँच-पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर ये व्यक्ति ये था कौन? पूरा दिन निकल जाता है, पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी रहती है, लेकिन कहीं से कोई भी एविडेंस पता नहीं चलता है। तो इधर जो राजेश पाठक जी होते हैं, उनका एक सहयोगी होता है, जिनका नाम ब्रिजेश सिंह होता है। उनसे ये इस बात को शेयर करते हैं कि ये ऐसी-ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आस-पड़ोस के इलाकों में भी फ़ोटो को सर्कुलेट किया जाए। दरअसल फ़ोटो सर्कुलेट भी क्या कर कोई करता, क्योंकि जो बॉडी थी, उस बॉडी का जो चेहरा था, उस चेहरे को भी अजीब तरीके से उसको पीटा गया था, डंडे से ऐसा लग रहा था, या फिर किसी ऐसे हथियार से मारा गया था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब अगले दिन जब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो व्यक्ति था, उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। उसके जो प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत ही बड़ी चीज़ें मात्रा में उसको डंडे से मारा गया था, जिस वजह से उसके जो गुप्तांग है, उस पे चोट आई थी और उसी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। बाकी इधर जो ऊपर था, यानी कि सिर है और पेट है, इधर तमाम चीज़ों पे मारा ही गया था, लेकिन
इस चीज पे उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। रिपोर्ट में दरअसल पोस्टमार्टम की यही आया हुआ था। अब जो राजेश पाठक जी वो परेशान है, वो अपने जो मुखबिर हैं, जो और भी टीमें हैं, उनको एक्टिव करते हैं। दरअसल वो इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। अब जो व्यक्ति होता है उसके पॉकेट में बस एक मोबाइल फोन मिलता है। अब जैसे ही मोबाइल फोन मिला था तो फिर उस नंबर को जो एसएचओ साहब होते हैं, यानी कि राजेश पाठक जी, वो उसको सर्विस लाइन पे चढ़वाते हैं, उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं, यानी सीडीआर निकलवाते हैं, और उसके बाद फिर जो क्लियरिटी होती है वो सामने निकल करके आती है। दरअसल जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी लास्ट कॉल एक औरत से हुई रहती है, और वो भी एक दिन पहले की हुई रहती है, यानी कि शाम के लगभग 5 बजे की 6 बजे का वक्त होता है शाम को, यानी कि जिस दिन वो बॉडी मिली थी 14 जनवरी की, और बात हुई थी 13 जनवरी की शाम 6:30 बजे के करीब। अब उस व्यक्ति जो महिला थी, उस महिला के नंबर की लोकेशन निकाली जाती है, तो फिर जो पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरअसल वो जो महिला की लोकेशन होती है वो वहां से, जहाँ पे बॉडी मिली थी, वहां से लगभग 4 गांव छोड़ करके थी, जिस गांव का नाम मीरपुर होता है। और उसी मीरपुर में जब पुलिस पहुंचती है तो उस महिला को से पूछताछ करती है कि आखिर क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं जिससे लास्ट पे आपकी बात हुई थी, आखिर वो व्यक्ति कौन है। दरअसल जो नाम निकल करके सामने आता है, वो महिला बताती है कि उसकी बात तो हुई थी। पहले तो महिला इधर उधर की बातें करते, कहते कि नहीं, उसकी ऐसी किसी से बात ही नहीं हुई थी, लेकिन जब उसको लगता है कि पुलिस इस बात से उस पर शक कर लेगी, तो वो बताती है कि हाँ, एक बात हुई थी हमारे जो हमारे एक दोस्त टाइप के हैं जिनका नाम जयवर्धन है, उन्हीं से हमारी बात हुई है। अब जैसे ही बात पुलिस पूछती है कि जयवर्धन की, तो फिर पुलिस पूछती कि आखिर जो व्यक्ति है, जो मित्र है तुम्हारा, उसका एड्रेस बताओ कि आखिर वो रहने वाला कहाँ का है। दरअसल जैसे ही बात अब रहने वाले की आती है, तो ये निकल करके मामला ये बताती है जो महिला होती है, तो ये उन्हीं के गांव का ही रहने वाला है, लास्ट छोर का रहने वाला है, जिसका नाम जयवर्धन राय होता है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलता है, तो फिर वो उस महिला को छोड़ देती है वहीं पर, और फिर जयवर्धन राय के घर पे पहुंचती है, और फिर वहां पर उनको बताती है कि आप चलिए और ये जो बॉडी मिली है उसकी शिनाख्त कीजिए कि ये आप ही के परिवार वाले हैं या फिर कोई और है, या फिर वो महिला जो है वो झूठ बोल रही है। उनके दिमाग में तो ये था। लेकिन जब जयवर्धन राय के परिवार वाले पहुंचते हैं तो बॉडी को देखते ही वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। दरअसल जो उनकी बेटी एक होती है, बेटी पापा पापा कह करके रोने लगती है। अब इधर परिवार में मातम छा जाता है, लेकिन अब पुलिस की जो शक की सुई थी, कहीं ना कहीं वो जो महिला होती है जिसका नाम सुशीला होता है उसकी तरफ आ जाती है। दरअसल जब पुलिस सुशीला से बातचीत करती है तो उसके जवाब होता है वो हिचकिचाहट टाइप का होता है, वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी। अब जैसे ही पुलिस को शक की सुई उसमें घूमती है, तो पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है कि आखिर उससे रिश्ता क्या था, मुलाकात कब हुई थी, तमाम उससे जब सवालात होते हैं तो जो महिला है वो फंसने लगती है। अब जैसे ही महिला फंसती है तो फिर पुलिस उस महिला को उठाती है और सीधा थाने लेकर के चली जाती है। दरअसल जब वो थाने लेकर के जा रही थी, इतने में उसकी लड़की होती है जिसका नाम सोनी होता है, सोनी जिसकी उम्र लगभग अभी 19 साल के करीब होती है। सोनी पूछती है कि आखिर वजह क्या है, उसकी माँ को क्यों लेकर के जाया जा रहा है। तो जो पुलिस है वो बताती है कि तुम्हारी माँ को कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही सोनी इस बात को सुनती है, वो कहती है ठीक है। उसकी माँ जो होती है वो भी अपनी बेटी को ढाढ़स बताती है, कहती है कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। अब पुलिस वाले उस सुशीला को लेकर के थाने तो पहुंचते हैं और फिर वहां पर पूछताछ करते हैं। तो अलग अलग जब तरीकों से पुलिस पूछताछ करती है, अपने घुमा करके जब उससे महिला से पूछा जाता है, तो महिला सारी सच्चाई निकल देती है। और सारी सच्चाई जब उगलती है तो फिर उसमें नया ही एक कहानी में मोड़ आ जाता है। दरअसल वो महिला बताती है कि वो जो मीरपुर गांव की रहने वाली होती है, और कुछ समय पहले ही, यानी कि लगभग 4 साल पहले, उसका जो पति होता है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब वो अपनी जवान बेटी को लेकर के अकेले ही रहती थी, और उसका गुजर बसर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसी बीच जो उसकी मुलाकात है जयवर्धन राय से होती है। दरअसल जयवर्धन राय उसी गांव का रहने वाला होता है, वो पहले से उस पर लट्टू होता है। अब वो उसी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, क्योंकि वो पहले से उस पर डोरे डालता था। लेकिन जब उसकी महिला का पति होता है तो वो जयवर्धन राय को भाव नहीं देती है और उससे बातचीत भी नहीं करती है। लेकिन जैसे उसका पति गुजर जाता है तो लगभग 1 साल बाद जयवर्धन और सुशीला की मुलाकात होती है, और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती बनती है, और फिर दोस्ती के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है।
दरअसल क्यों न पनपे, क्योंकि जो भी जरूरत होती थी सुशीला को वो जयवर्धन राय पूरा करता था। जो भी जिस भी चीज की जरूरत होती थी, जितने पैसे चाहिए होते थे, राशन चाहिए होता था, सारी जो जरूरतें होती हैं जरूरत की उसकी, सारी उसको पूरा करने के लिए कहता था, करते थे। अब जैसे जैसे ये दोस्ती थी, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्यार में परिवर्तित होती जाती है और फिर इन दोनों के बीच आए दिन संबंध बनने लगता है। जो सुशीला होती है उसकी उम्र इस टाइम पे लगभग 42 साल के करीब होती है। अब जो जयवर्धन है और उन दोनों के बीच जब संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं जयवर्धन की अब निगाह कुछ समय बाद ही, यानी कि लगभग 2 से 3 साल, 3 साल जैसे ही बीतता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उसकी निगाहें हैं अब उसकी बेटी की तरफ घूम जाती है। यानी कि जो सोनी होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है, कहीं ना कहीं अब उसके प्रति उसकी जो लुभान है वो बढ़ जाती है। वो एक दिन मजाक मजाक में कह ही देता है कि जो तुम्हारी बेटी है बड़ी खूबसूरत हो गई है, जवान हो गई है, देखना इसका कहीं अफेयर न चल जाए। इस वजह सुशीला होती है उस बात को टाल देती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो जयवर्धन है वो मजाक कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जयवर्धन है उसकी निगाहें गंदी हो चुकी थी सोनी के प्रति, और कहीं ना कहीं वो उसको उसी को चाहने लगा था। जयवर्धन जिसकी उम्र खुद 45 से 47 साल के करीब थी और वो उसकी बेटी पे निगाहें गंदी डालता है। दरअसल एक बार ऐसा होता है कि जब सुशीला और ये जयवर्धन राय दोनों संबंध बना रहे होते हैं तो जो उनकी बेटी होती है घर ही में होती है। अब इस पर जो जयवर्धन होता है वो नशे में होता है, और एक दिन वो क्या करता है कि सुशीला को के साथ संबंध तो बना ही रहा था, और फिर वहां से निकलता है और फिर वो नग्न अवस्था में ही सीधे जो सोनी होती है उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। इस पर जो सुशीला होती है उसको पकड़ लेती है और खींच करके बेड पे धक्का दे देती है, गिरा देती है, कहती है कि तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो, अंदर बेटी है, उस अगर वो ऐसा देखेगी तो फिर क्या सोचेगी। इस पर जो जयवर्धन होता है वो कहता है कि मैं तो वही चाहता हूँ कि वो भी ये देखे, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि अब तुम में वो मजा नहीं रह गया, तुम में वो अब उतना तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि तुम अब ऐसा लग रहा है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही सुशीला ये बात सुनती है वो थोड़ी सी शॉक रह जाती है कि अब कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो मेरी बेटी के प्रति इसकी गंदी निगाहें हो चुकी है। अब एक दिन जो सुशीला होती है कुछ समय बाद, ऐसे ही वक्त गुजरता है, लगभग 2 हफ्ते का जब समय गुजरता है, तो जो सुशीला होती है उसको किसी काम से वो दिन में कहीं बाहर गई रहती है। लगभग 11 बजे का समय होता है जब वो बाहर जाती है, तो इतने में जो जयवर्धन है वो मौके पर पहुंचता है उस घर पे, और पहुंच करके वो उस लड़की के पास जाता है और जा करके उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। इस पर जो सोनी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मम्मी कहाँ गई है, सुबह में बोल के गई है कि वो कहीं जा रही है किसी काम से, और लगभग 2-3 बजे तक वापस आएगी। इस पर जो जयवर्धन होता है उसको मौका मिल जाता है, वो उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस पर जो लड़की है इस बात का विरोध करती है, लेकिन जो जयवर्धन है वो एक नहीं सुनता है और उस लड़की के साथ हैवानियत पे उतर जाता है। उस लड़की के साथ इस कदर पेश आता है, उस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात कर देता है, उस लड़की की आबरू को लूट लेता है। क्योंकि जयवर्धन उस दिन थोड़ा बहुत पिया हुआ भी था और नशे में था, लेकिन सबसे ज्यादा तो नशा उसको सोनी का चढ़ा हुआ था, उसको पाने का चढ़ा हुआ था। अब इधर जैसे ही सोनी की आबरू रुक जाती है, सोनी जो होती है अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती है, और वो बार बार अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन जो निर्दयी था, जो दरिंदा होता है जयवर्धन, वो एक भी नहीं सुनता है और उस लड़की के साथ हैवानियत पे हैवानियत करते जाता है। लगभग उस दिन टोटल 3 बार उस लड़की के साथ हैवानियत करता है और फिर वहां से कपड़े पहन करके निकल जाता है। जो लड़की थी उसी तरह अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी बिस्तर पे, खुद को बस ढके हुए थी, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इतने में लगभग शाम के 4 बज गए होते हैं। जो उसकी माँ होती है जब आती है तो कमरे में पहुंचती है, तो जब अपनी बेटी की हालत देखती है तो देख करके उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि आखिर ये क्या हो गया। इस पर जो लड़की होती है, जो सारी उसकी आप बीती होती है, वो एक एक करके सुना देती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और जो करने वाला व्यक्ति कौन है। दरअसल जैसे ही उसकी माँ ये सुनती है उसका खून खौल उठता है कि एक व्यक्ति ने, एक दरिंदे ने, जो उसी का प्रेमी है, उसी ने उसकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत कर दी, ऐसी दरिंदगी कर दी है। इस पर जो अब सुशीला है उसने बड़ा ही हिम्मत से काम लिया। उसने सोचा कि अब वो बदला तो लेगी ही। दरअसल वो जब जा रही थी तो उसकी बेटी ने भी ये बात कही कि माँ, ऐसे परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही दर्दनाक दर्द देंगे जो उसने दर्द मुझे दिया है। अब जो सुशीला होती है वो थोड़ी समझदार महिला होती है, वो कहती है कि ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा। दरअसल जयवर्धन की पीने की आदत थी, वो जब भी पीता था तो अपनी प्रेमिका यानी कि जो सुशीला होती है उससे मिलने के लिए जरूर जाया करता था। अब ऐसे ही लगभग कुछ दिनों तक तो वो शांत रहता है, क्योंकि जो उसने गलती की थी उसको पता था कि उसने क्या किया है। अब इसीलिए
जो जयवर्धन होता है अपना फोन बंद कर लेता है, लगभग 1 हफ्ते तक ना ही वो किसी से बातचीत करता है, ना ही उसका किसी से संपर्क होता है। अब जैसे उसका फोन खुलता है कुछ समय बाद, जो जयवर्धन जो था वो सुशीला को फोन करता है और कहता है कि जो भी मैंने किया वो बेहद निंदनीय था, बेहद मैंने गलत कर दिया। इस पर जो सुशीला होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो तुमने तो बहुत गलत किया, लेकिन अगर मैं चाहती तो मैं पुलिस केस करती और तुमको फंसा देती, लेकिन जाने दो, मैंने अपनी बेटी को समझा लिया है, हो तो तुम मेरे प्रेमी ही या तो फिर एक तरह से मेरे पति ही हो, लेकिन तुमने जो भी किया बेहद गलत किया। इस पर जो जयवर्धन होता है वो कहता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तो वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करना। उस सुशीला ने उसको इतने भरोसे में ले लिया कि जो जयवर्धन था उसको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होने वाला। शाम को जयवर्धन खूब दारू पीता है और दारू पी करके वापस से उसके घर जाता है और जा करके सुशीला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, और साथ ही साथ बगल में उसकी बेटी भी बैठी रहती है, तो बेटी के भी प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। दरअसल उसको ये लगा था कि ये जो भी हुआ सारा कुछ मामला टल चुका है और ये अब कुछ नहीं बोलने वाली। इतने में जो लड़की होती है वहां से उठ करके जाती है और एक रॉड लेती है और उसी रॉड से उसके सिर पर जोर से मार देती है। जैसे ही जोर से मारती है जयवर्धन वहां पे गिर जाता है, और उसके बाद माँ और बेटी दोनों मिल करके उसको लात घूंसों से पीटने लगती है। साथ ही साथ जो लड़की होती है उसी राड से, जिस प्राइवेट पार्ट से उस लड़की की इज्जत को लूटा गया था, उसकी साथ हैवानियत की गई थी, वो लड़की उस प्राइवेट पार्ट को पहले तो वो मारती है, लेकिन बाद में जो उसकी माँ होती है उसके प्राइवेट पार्ट पे इतने वार करती है, इतने वार करती है कि उसकी जो गुप्तांग की जो हड्डियां होती है कहीं ना कहीं वो भी टूट जाती हैं। जो लड़की होती है वो उस जयवर्धन के सिर पे मारती है, और मारते मारते इस कदर मारते हैं वो लोग कि वो लहूलुहान होता है और वहीं पर दम तोड़ने की कगार पे आ जाता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है यानी सुशीला जो होती है, वो अभी भी उस दर्द का एहसास कराना चाहती है उसको कि जो उसकी बेटी ने झेला है। तो कहीं ना कहीं जो उसका जो व्यक्ति होता है, जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है यानी कि पीछे का, उसके अंदर एक मोटी सी राड होती है, उस राड को उसके बैक में घुसेड़ देती है, जिससे जो जयवर्धन होता है वो चीख उठता है। और फिर जो जयवर्धन है अब वो उस दर्द को सह रहा था, और जो उसकी माँ है वो जैसे लग रहा था एकदम पागल हो चुकी है, और वो उसके ऊपर कोई खून का भूत का खून सवार चढ़ गया हो। अब जो महिला थी, अब उसने जो गलती वो कर रही थी उसका अंजाम क्या होना था ये किसने देखा है, लेकिन जो उसकी बेटी के साथ हुआ था शायद जयवर्धन अगर नहीं करता तो जयवर्धन आज इस दुनिया में जिंदा होता। लेकिन जयवर्धन ने जो हैवानियत की थी उसके लिए वो जो सजा उसकी माँ ने दिया वो बिल्कुल सही था। पुलिस भी रहती तो शायद उसको ये सजा नहीं देती, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ बेहद अच्छा काम किया। ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो फिर उसको बोरे में भरा जाता है, और फिर जो उसकी माँ होती है उसको ठेले पे लाती है, और रात के लगभग जब 1 बज रहे होते हैं, जब सभी पूरा जो मोहल्ला होता है वो जब सोया रहता है, तो उसको लेकर के ठेले से जाती हैं और लगभग उस गांव से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर लेकर के चली जाती हैं, और ले जा करके ठेला चला करके, और कुछ दूरी पे जा करके एक ऑटो मिलता है। जो ऑटो खड़ा होता है और उनकी किस्मत देखिए कितनी अच्छी होती है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो लगा करके कहीं गया रहता है, शायद उसने वो पी करके लुढ़क गया रहता है, लेकिन चाबी ऑटो में ही लगी रहती है। और उसकी माँ की हिम्मत देखिए, वो ऑटो में उस बॉडी को भरती है और ऑटो स्टार्ट करती है और वहां से ले करके चली जाती है। जा करके लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर उसी चक्रपानपुर गांव के पास जो रोड जाता है, उसी रोड के पास उस बॉडी को फेंक देती है, और फेंक करके वापस आती है और वहीं पर ऑटो खड़ा करती है। लेकिन जो ऑटो का जो चालक होता है वो वहीं पर वैसे ही पड़ा रहता है, और फिर वो अपना रिक्शा लेती है यानी कि ठेला लेती है और ले करके अपने घर चली आती है। और अगले दिन जब पुलिस को ये मामले की पता चलता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जब ये वो कहानी जब वो पुलिस को सुना रही होती है तो फिर पुलिस से एक ही सवाल करती है कि आप ही बताइए कि अगर मेरी जगह अगर आप रहते, अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। इस पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनकी बोलती बंद थी। फिर उन्होंने अब आखिर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि गुनाह तो हुआ था, माँ और बेटी ने गुनाह किया था, तो अब उन्होंने उस महिला को आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी हुआ है बेहद गलत हुआ है। उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जिसमें ये साफ हो जाता है कि उस लड़की के साथ हैवानियत की गई थी। लेकिन अब जो भी हुआ अपराध तो हुआ ही था, लेकिन लड़की को फिलहाल जो था वो अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन माँ को जेल में डाल दिया गया है। लड़की जो है अभी जेल से बाहर है, हॉस्पिटल में है, उसका अभी इलाज के नाम पे उसको बाहर रखा गया है।
बाकी अभी सजा क्या होती है अभी तो ये तय करना बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे है दरिंदों को, ऐसे हैवानों को ऐसा ही करना चाहिए, जैसा वो करते हैं उनके साथ अगर वैसा ही किया जाए तो शायद ये अन्याय नहीं बल्कि न्याय होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या उस महिला ने, उसकी बेटी ने मिल करके उस दरिंदे के साथ, जयवर्धन राय के साथ सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम और अपने गाँव का चाहे तो नाम लिख सकते हैं, ताकि मैं अपने इस वारदात तक परिवार के साथ शेयर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।